अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो कि इट इज़ अ थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ और पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी सम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डिजीज़ और वी हैव टॉक्ड सम इन वायरोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उन कॉजेटिव एजेंट्स को जो कि हेपेटाइटिस को कॉज करते हैं उसको अच्छी तरह से स्टडी किया था, उसकी लाइफ साइकिल को, उसकी ओवरऑल जितने भी फिजिकल कैरेक्टर्स थे उन वायरसेस के, ठीक है। देन वी हैव टॉक्ड पैथोजेनेसिस के, हाउ डज दैट वायरस गोज इनटू अवर बॉडी और वो किस तरह से हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग खास तौर पर डिस्कस कर रहे हैं सिम्टम को। सो बगैर किसी देर के आइए बात को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एज फार एज द सिम्टम्स इज कंसर्न इन हेपेटाइटिस वी आर डिवाइडिंग दिस डिजीज इनटू 3 डिफरेंट फेजेस, यानी कि इस बीमारी की जो प्रोग्रेस होगी, जो हेपेटाइटिस की प्रोग्रेस होगी आपकी बॉडी के अंदर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। फर्स्ट फेज इज नॉन एज प्रोडोर्मल फेज, ठीक है। देन वी गॉट एक्टेरिक फेज एंड फिर हमारे पास आते हैं कन्वल्सेंट फेज विच इज द लास्ट फेज। तो ये हमारे पास 3 फेज हैं, प्रोडोर्मल, एक्टेरिक एंड कन्वल्सेंट, ठीक है। सो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये जो फेजेस हैं इनमें क्या क्या आपकी बॉडी में अपीयरेंस आती है। अच्छा, एक और बात, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फेजेस, मतलब कि ये जो बीमारी है आपकी बॉडी के अंदर जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट होगी, मतलब जिस पॉइंट पे आपको ये ऑब्जर्व होना शुरू होगा कि आपकी बॉडी में ये खराबियां हैं, सो ये जो खराबियां हैं ये कुछ इस तरतीब से होंगी, ठीक है। सो एट फर्स्ट वी गॉट प्रोडोर्मल फेज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द प्रोडोर्मल फेज। सो दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम सिम्टम्स व्हिच इज नोन एज फीवर, मलेशिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, वेट लॉस वगैरह एंड एनोरेक्सी, ठीक है। अच्छा, सो आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो एज वी नो के हाउ डज हेपेटाइटिस अकर, हेपेटाइटिस इस तरह से होता है कि जब कभी भी एक वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और बॉडी में एंटर करने के साथ ही वो ब्लड का रास्ता इख्तियार करता है और आपके लिवर में आता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। सो इफ आई आस्क के व्हाट इज बेसिकली द ट्रिगर पॉइंट ऑफ हेपेटाइटिस, मतलब वो क्या पॉइंट होता है जिसके बाद आपकी बॉडी में उस बीमारी के सिम्टम्स अपेयर होना शुरू होते हैं। अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी पैथोजेनेसिस, तो यू नो दैट के द पॉइंट एट विच द फर्स्ट हेपेटोसाइट्स is lysed in case of HAV and HEV, and the first hepatocyte which is detected by your own immune cells in case of HBV, CV and DV, ठीक है। तो होता कुछ यूं है कि जब वो आपके सेल लाइस करते हैं, यानी जब आपके सेल लाइस करते हैं तो एज यू नो कि वो डिफरेंट किस्म के सेक्रेटरी सब्सटेंस आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं, और वो जो सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं दे आर बेसिकली एज यू नो इम्यूनो अट्रैक्टेंट, बिकॉज वो जो सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को आगाह किया जाए कि उस पॉइंट के ऊपर कोई इशू है, ठीक है। सो एज यू नो कि वो जो सेक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन है वो है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फा, ठीक है। अच्छा, सो एज यू नो कि व्हेन दिस सेक्रेटरी सब्सटेंस बिकॉज ऑफ द लाइसिस ऑफ हेपेटोसाइट दे गेट्स रिलीज इनटू योर ब्लड, तो ये आपके हाइपोथैलेमस में जाते हैं। एंड एज वी नो कि हाइपोथैलेमस इज व्हाट इज एक्चुअली द थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी, मतलब कि ये हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड का नाम है जो कि आपके ब्रेन में होता है, ठीक है, और ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जाएंगी आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, तो यहाँ पर ये इंड्यूस कराएंगी रिलीज ऑफ पायरोजिन। पायरोजिन एक केमिकल है जो कि कॉज करता है पायरेक्सिया। नाउ पायरेक्सिया इज द केमिकल और टेक्निकल नेम ऑफ फीवर, यानी फीवर को मेडिकल जुबान में पायरेक्सिया कहते हैं। अच्छा, अभी क्यों होता है, बेसिकली इसकी जो साइंस है वो ये है कि जब इस तरह से ये चीज़ें रिलीज होती हैं तो आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर इफ़ अगर कोई इस तरह के पैथोजेंस हैं जो कि इस सेल के लाइसिस की वजह बन रहे हैं, तो वो जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना है वो उनको किल कर देगा। सो हाउ डज पायरेक्सिया और फीवर अकर बाय दिस प्रोसेस के जो ये सेक्रेटरी सब्सटेंसेस हैं ये ब्लड के थ्रू आपके हाइपोथैलेमस में जाते हैं, इंड्यूस द रिलीजन ऑफ पायरोजिन, और फिर वहाँ से वो बुखार को कॉज करते हैं या फिर इन शॉर्ट पायरेक्सिया कॉज कर देते हैं। अच्छा, जनरली पायरेक्सिया के साथ साथ आती है मलेशिया। व्हाट डू यू मीन बाय मलेशिया? मलेशिया मीन्स जनरल डिस्कम्फर्ट, यानी जो आपको बुखार के दौरान एक नॉर्मल सी एक कंडीशन है कि आपकी बॉडी में बेचैनी सी रहती है। सो बेसिकली दैट बेचैनी इज नोन एज मलेशिया, ठीक है, यानी जनरल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। सो इट वाज फीवर एंड मलेशिया, और हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो किस तरह से होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक कि नोजिया एंड वोमिटिंग उसका क्या सीन है। सो बेसिकली एज वी नो कि जब आपका जो लिवर है वो डैमेज होता है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस, तो वहाँ पर जो हेपेटोटॉक्सिन्स हैं, बिकॉज एज वी नो कि लिवर इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ योर बॉडी जहाँ पर आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं। तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ द हेपेटोलाइसिस, ठीक है, वहाँ पर जो हेपेटोटॉक्सिन्स होते हैं वो आपके ब्लड में आ जाते हैं। जब वो आपके ब्लड में आते हैं तो आपके ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं आपकी ब्रेन स्टेम के अंदर, यानी आपकी ब्रेन के एक पॉइंट के अंदर, जिस पॉइंट को आप लोग कहते हैं कीमो ट्रिगर जोन। सो बेसिकली दैट कीमो ट्रिगर जोन इन द ब्रेन स्टेम कंटेन्स गैस्ट्रो नर्व्स, यानी आपके स्टमक की नर्व्स भी वहां पर होती हैं। सो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जब कभी भी आपके ब्लड के अंदर इस तरह से टॉक्सिन्स होते हैं तो यहाँ से ये जो कीमो ट्रिगर जोन है ये उन टॉक्सिन को डिटेक्ट करता है। सो जब उस टॉक्सिन को वो कीमो ट्रिगर जोन डिटेक्ट कर लेता है, सो एज वी नो कि उसकी डिटेक्शन के बाद इट इज आल्सो कनेक्ट विद द गैस्ट्रो नर्व, और वो गैस्ट्रो नर्व के जरिए से आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसको आप लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जिसके मदद से आपका फूड डाइजेस्ट होता है या फिर आपकी जो फूड है वो थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम मूव करता है, वो उस पेरिस्टाल्सिस को एंटी पेरिस्टाल्सिस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि पेरिस्टाल्सिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड, यानी आपके फूड पाइप या फिर
ओएसोफेगस से लेकर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक जो फूड मूव करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पेरिस्टालसिस। लेकिन अब वो एंटी पेरिस्टालसिस है, मतलब कि अब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को नीचे लेके जाने के बजाय वापस ऊपर धकेलेगा, और जब इस तरह से फूड वापस आपके मुंह से बाहर आएगा तो उसको हम लोग एज वी नो के वोमिटिंग कहते हैं। सो दैट कम्स दैट पर्टिकुलर नोजिया एंड वोमिटिंग, हाउ डज इट हैपेंस और इट अकर्स इनटू बॉडी, वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द लिवर डैमेज। ठीक है, अच्छा। जब इस तरह से पेरिस्टालसिस डिस्टर्ब होती है, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ पेरिस्टालसिस आपको डायरिया भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर पेशेंट में आपको हेपेटाइटिस के अंदर डायरिया और वोमिटिंग एक साथ देखने को मिलती है। बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, देन वी गॉट सम डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, और वेट लॉस। एज वी नो कि अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, मतलब आप कुछ खा नहीं रहे ठीक से, आपको डायरिया लगा हुआ है, सारा का सारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं, सो वहाँ से आपको होती है जनरल डिहाइड्रेशन और फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और वेट लॉस वगैरह। ठीक है, अच्छा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना। बेसिकली भूख का ना लगना इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस फीवर। बुखार जब आपको होता है तो एज वी नो कि आपको भूख नहीं लगती है। वाई? बिकॉज जब आपको बुखार होता है तो एज वी नो कि आपके स्टमक के अंदर होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स काम करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने का। जब वहाँ पर वो टेम्परेचर वेरी करता है तो उन एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर वहाँ से फ्लक्चुएट करता है तो वहाँ पर उसका असर आपके एंजाइम पर होता है। अगर एंजाइम काम नहीं करेंगे और आपको जो भूख की एक खास तरह की तलब होती है वो भी आपको फीलिंग होगी। सो बेसिकली दैट इट विद द प्रोडोर्मल फेज, और यहाँ तक प्रोडोर्मल फेज यहीं तक रहता है। देन वी गॉट एक्टेरिक फेज। एक्टेरिक फेज बेसिकली इज कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्ट्रस। नाउ एक्ट्रस क्या होता है, इसको थोड़ी देर बाद समझते हैं। सो बेसिकली जो एक्टेरिक फेज है, इट इज बेसिकली कैरेक्टराइज बाय ओनली 2 सिम्टम्स। 2 हैं लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा है जो कि एक जॉन्डिस है। जॉन्डिस यहाँ पर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के तौर पर आपके सामने आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये खुद एक डिजीज है। सो एक्टेरिक फेज में 2 सिम्टम्स हैं, जॉन्डिस एंड हेपेटोमेगाली। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय जॉन्डिस? जॉन्डिस मींस हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन बोथ कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड इन योर ब्लड बिकॉज ऑफ द बाइल डक्ट्यूल्स एंड हेपेटोसाइटिक डैमेज। अच्छा, इस चीज को समझने से पहले हम लोग आपकी बॉडी में होने वाला एक नॉर्मल सा पाथवे समझते हैं कि ये जो आपका जॉन्डिस है, खासतौर पर जो आपकी ये जो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन है, इसका क्या सीन है। तो इस जॉन्डिस को समझने से पहले आइए उस चीज को समझते हैं कि वेयर डज दिस बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन और ऑल ऑफ द सब्सटेंस कम फ्रॉम। आइए उसके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। सो आइए अब बात करते हैं एक जनरल से पाथवे के ऊपर। एज वी नो कि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज या इन शॉर्ट रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी जिंदगी होती है कोई 120 दिन की। जब ये बूढ़े हो जाते हैं या फिर 120 डेज इनके हो जाते हैं, सो ये आरबीसीज दे आर ईटन अप बाय फेगोसाइट्स, यानी फेगोसाइट इनको ईट अप कर लेते हैं, इनको डीजनरेट कर लेते हैं। अच्छा, सो एज वी नो कि आरबीसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको आप लोग कहते हैं एचबी या फिर हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, अच्छा। नाउ हीमोग्लोबिन इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 structural components, heme and globin. Globin is nothing but proteins. अच्छा, सो जब ये आरबीसी ब्रेक होते हैं तो उनमें से जो हीमोग्लोबिन है उसको निकाल दिया जाता है और इसको फर्दर डिसइंटीग्रेट किया जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन इज फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन इज फर्दर डिकम्पोज इनटू अमाइनो एसिड, और वो जो अमाइनो एसिड वहां से निकलते हैं उसको दोबारा से इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो जहां तक बात रही हीम की, हीम को फर्दर डिसइंटीग्रेट किया जाता है इनटू आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, अच्छा। आयरन एज वी नो इट इज अगेन बी रीयूज, और इफ एक्सेस तो इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। लेकिन जहां तक बात रहती है प्रोटोपोरफायरिन की, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सो जब आपका फेगोसाइट इस पूरे पाथवे के थ्रू इस पोर्शन तक पहुंचता है जहां पर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ जाता है, तो वो उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को इनटू द एनवायरनमेंट वो रिलीज आउट कर देता है। ठीक है, बिकॉज यहां तक इसका काम था, उसके बाद खत्म, यानी कि यहां तक का जितना भी प्रोसेस था वो कहां हो रहा था, वो इनसाइड द फेगोसाइट हो रहा था। अच्छा, नाउ यू गॉट व्हाट? यू गॉट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज बेसिकली वाटर इनसोल्युबल, और अगर वाटर इनसोल्युबल है, सो एज वी नो इट कैन नॉट बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम योर बॉडी बिकॉज दिस बिलिरुबिन अगर ये आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाती है, सो इट आल्सो एक्ट्स एज टॉक्सिक। ये टॉक्सिक होती है आपके लिए, तो आपको इस बिलिरुबिन को अपनी बॉडी से निकालना है। ये ऑफ कोर्स इसके कुछ यूजेस भी हैं इनसाइड द डाइजेशन, लेकिन अगर ये ज्यादा अमाउंट में होती है तो एज वी नो कि वो हार्मफुल हो जाती है इटसेल्फ। ठीक है, नाउ व्हाट यू गॉट? नाउ यू गॉट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, विच इज वाटर इनसोल्युबल। अच्छा, नाउ दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और यूबीआर इज कैच अप बाय एल्ब्यूमिन, यानी एल्ब्यूमिन इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ अटैच होता है और इसको शिफ्ट करता है इनटू द हेपेटोसाइट्स। ठीक है, और हेपेटोसाइट के अंदर इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू conjugated bilirubin. Now here this conjugated bilirubin is water soluble and now it can be released out from your body. अच्छा, now ये जो conversion है from UBR to CBR यानी unconjugated to conjugated, it is carried out by an enzyme UGT यानी urogene glucuronide transferase. Now this trans means transferase. ठीक है, अच्छा। Now when this CBR or a conjugated bilirubin is formed into the hepatocyte, so उस conjugated bilirubin को release out किया जाता है in the form of bile.
ठीक है, और वो बाइल एज वी नो के आती है आपकी इंटेस्टाइन में, बिकॉज उसको वहाँ पर कुछ खास किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम इंटेस्टाइन via intestinal bacteria, this CBR or conjugated bilirubin is converted into urobilinogen. यानी when this conjugated bilirubin comes in the large intestine, तो वहाँ पर होते हैं इस विनो के बहुत सारे बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया उस conjugated bilirubin को कन्वर्ट करते हैं into urobilinogen. Now this urobilinogen is further transferred into two phases. दो रास्ते हैं इसके फर्दर। एक रास्ता ये है कि being water soluble, urobilinogen is absorbed in the blood. When this urobilinogen is absorbed in the blood, so वहाँ पर होता है as we know कि हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन इस urobilinogen को कन्वर्ट कर देता है into urobilin, और this urobilin is absorbed in the urine via kidneys, यानी किडनीज उस ब्लड में से इस यूरोबिलिन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको रिलीज करती हैं इन द यूरिन। और एज वी नो कि आपके जो यूरिन है उसको एक खास किस्म का येलो कलर होता है उस यूरिन का। वाई इट इज़ दैट? इट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस यूरोबाइलिन। सो इसका एक फेज था कि ये यूरोबाइलिनोजन आपकी इंटेस्टाइन में से आता है आपके यूरिन में। दूसरा फेज ये है कि दिस यूरोबाइलिनोजन इज आल्सो अगेन एक्टेड बाय सम अदर बैक्टीरिया जो कि इसको कन्वर्ट कर दें स्टेरकोबाइलिन में। नाउ दिस स्टेरकोबाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ स्टूल, यानी जो आपका स्टूल एज वी नो के खास एक ब्राउन कलर का होता है, उसकी जो वो खास किस्म की पिगमेंटेशन होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्टेरकोबाइलिन। यानी आपके स्टूल के अंदर होता है स्टेरकोबाइलिन विच गिव्स योर स्टूल अ पर्टिकुलर ब्राउन कलर पिगमेंटेशन। तो ये था कुछ ओवरऑल नेचुरल प्रोसेस की नॉर्मली आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बिलिरुबिन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड वन और आल्सो अनकॉन्जुगेटेड वन। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इस जब ये नॉर्मल प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा होता है बिकॉज आपके जो हेपेटोसाइट्स हैं वो लैस होते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं जो कि आपको जॉन्डिस कॉज करती हैं। सो एज वी डिस्कस दैट कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आपका जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू बिलिरुबिन एंड उसका जो फर्दर पाथवे है वी हैव डिस्कस दैट। सो ये बात करते हैं कि एक्टेरिक फेज में क्या होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो ये जो खास तौर पे जॉन्डिस है इसके जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं उसका क्या लिंक है उस पाथवे के साथ जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। सो एक्टेरिक फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू फेजेस, ठीक है, जॉन्डिस एंड हेपेटोमेगाली। अच्छा, जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री फीचर्स, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई, अच्छा, ठीक है, डी कलराइजेशन ऑफ स्टूल, ठीक है, एंड डार्कर यूरिन, ठीक है। अच्छा, सो एज वी नो के हेपेटाइटिस के अंदर आपका लिवर डैमेज हो रहा है, सो उस लिवर डैमेज की वजह से आपके ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड की जो अमाउंट है, ये जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है, बिकॉज आपका जब हेपेटोसाइट्स डैमेज होंगे और जब आपकी बाइल डक्ट्यूल्स भी डैमेज होंगी, हेपेटोसाइट के डैमेज होने की वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और बाइल डक्ट्यूल के डैमेज होने की वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपके ब्लड के अंदर आएगा, और जब ब्लड के अंदर आएगा तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी सो दिस हाई बिलिरुबिन इन ब्लड कॉजेज इट्स डिपोजिशन इन ब्लड लिंक्ड टिश्यूज, बिकॉज एज वी नो के ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, लेकिन इस बिलिरुबिन की कुछ खास किस्म की एफिनिटी है कुछ खास टिश्यूज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरा ऑफ आई, ठीक है, यानी आपकी आई के अंदर एक टिश्यू है जो कि आपकी रेटिना के नीचे होती है, उसको आप लोग कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है, यानी कि वो बिलिरुबिन आके डिपॉजिट हो जाती है इनटू स्क्लेरा, और जब वो आपके स्क्लेरा के अंदर डिपॉजिट होती है तो इट कॉज येलोइंग ऑफ आई, और उस येलोइंग ऑफ आई को हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एक्ट्रेस, ठीक है। देन दिस बिलिरुबिन इज आल्सो फैसिनेटेड बाय दिस मीजोडर्म ऑफ योर स्किन, मतलब इट कैन आल्सो डिपॉजिट इनसाइड द मीजोडर्म और फिर वहां से वो येलोइंग ऑफ स्किन कॉज करती है। सो दिस वाज द येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट कि जो आपकी स्टूल की डी कलराइजेशन होती है उसकी क्या वजह है, मतलब जो आपका स्टूल का कलर पेल येलो से पेल वाइट हो जाता है उसकी क्या रीजंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, सो एज वी नो कि जब बाइल डक्ट्यूल्स डैमेज होंगी तो बाइल की फॉर्मेशन भी कम होगी, सो जब बाइल कम बनेगा सो लो बाइल मीन्स लो बिलिरुबिन इन इंटेस्टाइन, अगर वो इंटेस्टाइन में बिलिरुबिन कम आएगा सो लो बिलिरुबिन मीन्स लो स्टेरकोबाइलिन, बिकॉज उन बैक्टीरिया को कम बिलिरुबिन मिलेगा टू कन्वर्ट इट इनटू स्टेरकोबाइलिन, और जब स्टेरकोबाइलिन बिकॉज एज वी नो के इट कॉज द पिगमेंटेशन ऑफ द स्टूल, और जब वो चीज़ कम होगी तो इसकी वजह से जो आपका स्टूल है वो भी पेल येलो कलर का हो जाएगा, फिर आप इसको क्ले कलर भी कह सकते हैं। सो ये तो था डी कलराइजेशन ऑफ स्टूल। डार्कर यूरिन की क्या बेसिस है, इसकी बेस ये है कि व्हेन दिस बिलिरुबिन इज बिकम हायर इन योर ब्लड, तो वहाँ से ब्लड से वो एब्जॉर्ब होता है इनटू द यूरिन, और जब यूरिन में एब्जॉर्ब होगा सो एज वी नो के ब्लड में अगर ज़्यादा है तो यूरिन में भी ज़्यादा आएगा, और जब यूरिन में ज़्यादा आएगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आपका यूरिन डार्कर इन कलर हो जाएगा। सो बेसिकली इट वाज द जॉन्डिस। अब आइए बात करते हैं हेपेटोमेगाली के बारे में। हेपेटोमेगाली मींस इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ लिवर। ये क्यों होती है, बिकॉज एज वी नो के हेपेटाइटिस है मींस दैट के आपके लिवर की इन्फ्लेमेशन है, एंड एज वी नो के जब भी किसी ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। अच्छा,
इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, मतलब इसी हिपेटोमेगाली की वजह से आपको होता है राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब आपकी एब्डोमिनल कैविटी के राइट क्वाड्रेंट के अपर पोर्शन में आपको पेन हो सकता है। बिकॉज एज वी नो कि अगर आपके हिपेटोमेगाली है या इन शॉर्ट आपका लिवर इन्फ्लेमेट कर रहा है तो उससे आपको यहाँ पर डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है। सो दिस वाज योर इक्टेरिक फेज, और हम लोगों ने डीप में डिस्कस किया कि हाउ डज दिस सिम्टम्स हैपन्स और ये किस तरह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ थर्ड फेज इज कन्वल्सेंट फेज। कन्वल्सेंट फेज मीन्स रिकवरी ऑफ ऑल द अबव, मतलब कि तमाम के तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं ये रिकवर होना स्टार्ट होती हैं। जब वो रिकवर होना स्टार्ट होती हैं उसको आप लोग कहते हैं कन्वल्सेंट फेज। सो बेसिकली इट वाज द सिम्टम्स व्हिच आर लिंक्ड विद द लिवर। सो अब ये बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा हिपेटिक मैनिफेस्टेशन के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। बेसिकली एज वी नो कि जब आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के वायरसेस आएंगे तो एज वी नो कि आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस के खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी उस वायरस के एंटीजन के साथ मिलकर बनाएगी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जब वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपके ब्लड में आएगा तो आपके ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। और जब वो एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, सो एक बात नोट कीजिएगा कि जो आपका एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ही स्टिकी होता है, यानी ये हर चीज़ के साथ स्टिक कर जाता है। फिर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब ये होता है कि एंटीबॉडी जाके उस वायरल एंटीजन के ऊपर लगते हैं, और जब फेगोसाइट आते हैं तो वो एंटीबॉडी उस पैथोजन को ईट करवाने में मदद करती है। मीन्स दैट के एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फेगोसाइट को अट्रैक्ट करेंगे, और जहां पर जिस चीज़ के साथ ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अटैच होगा वो फेगोसाइट उन तमाम चीज़ को, या अगर वो साइटोटॉक्सिक सेल है तो वो उस चीज़ को जिसके साथ ये अटैच है उसको वो किल कर देंगे। सो बेसिकली जब ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं तो ये अटैच हो जाती हैं आपके जॉइंट्स के साथ और आपको कॉज कराती हैं आर्थराइटिस, इन शॉर्ट जॉइंट इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी आपकी ब्लड वेसल्स के साथ भी अटैच होती हैं और वहाँ से आपको कॉज कराती हैं वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस मींस सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन्फेक्शन। इसके अलावा आपके ये हार्ट मसल के साथ भी अटैच कर सकती हैं। हार्ट मसल में दो चीज़ें, एक है मायोकार्डियम यानी कि मसल ऑफ हार्ट्स, और एक है पेरिकार्डियम या फिर मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। ये जो आपकी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इस वायरस की, ये अटैच करती है इन दोनों के साथ और वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन कॉज करती है। अच्छा, बिकॉज ऑफ हार्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन शॉर्ट हार्ट अटैक। इसके अलावा इट कैन आल्सो कॉज यू ग्लोमेरुलाइटिस यानी कि इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी कि किडनी के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। इसके अलावा मेनिंगटाइटिस, ठीक है, यानी आपकी ब्रेन की जो मेनिंग है, जो आपकी कवरिंग है ब्रेन की, उसका इन्फेक्शन। इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये जाएंगे और आरबीसी के साथ अटैच हो जाएंगे, और आरबीसी के साथ जब अटैच होंगे तो वहाँ से फेगोसाइट उन आरबीसी को बीट कर लेंगे। देन इट कैन आल्सो कॉज यू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या इन शॉर्ट डिक्रीमेंट इन द थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। सेम रीज़न होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गए, प्लेटलेट के साथ अटैच हो गए, और जब फेगोसाइट उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ईट करने के लिए आएंगे तो वो साथ साथ इन प्लेटलेट्स को भी ईट कर लेंगे। न्यूट्रोपीनिया, सेम रीज़न कि आपकी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गए और जाके न्यूट्रोफिल के साथ अटैच हो गए और वहाँ से उनकी भी डेथ कॉज कर दी बाय सम अदर इम्यून सेल्स। सो दिस वाज इट विद द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेपेटाइटिस। सो एक चीज़ रह गई विच इज़ द डायग्नोसिस, यानी कि सीरोलॉजिकल स्टडीज ऑफ दैट पर्टिकुलर हेपेटाइटिस। इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट, लेकिन अब तक के लिए इट वाज इट विद दिस डिजीज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।